नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं रेलवे एनटीपीसी सुपर 30 बैच में। आज ये हमारी 16वीं क्लास है और इस 16वीं क्लास में हम लगातार पीवाईक्यूज को लेकर के, उनके एक्सप्लेनेशन को लेकर के चर्चा करते चले आ रहे हैं। और हर सब्जेक्ट का जितना भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है। इसका एक ही मोटिव है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है और एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो इसी क्रम में आज ये हमारी 16वीं क्लास है जनरल अवेयरनेस में, और इस 16वीं क्लास को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक हम लोग पहुँचे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे और एक पैटर्न जो होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने का, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोग अपनी तैयारी को रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ में जारी रखिए। ठीक है, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र सिर्फ एक ही है, स्मार्ट स्टडी। यानी कि आप स्मार्ट तरीके से कितना ज़्यादा आउटपुट ला पाते हैं, उसी से आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो मेहनत और समय इसका सदुपयोग करते हुए आगे बढ़िए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन क्या है कि जापान की मदद से पूरा किया गया पैठण यानी कि जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? पैठण जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान इज ऑन विच रिवर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से ये कौन सी नदी पर है। ऑप्शन ए गंगा, कावेरी, नर्मदा या गोदावरी। तो जायकवाड़ी परियोजना दोस्तों पहले ही बता देता हूं मैं, ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में कौन सी नदी बहती है इनमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसी के बेसिस पर इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे ये हमारा इंडिया है और इंडिया में एक जगह पड़ती है नासिक में, यहां से एक नदी निकलेगी आपकी गोदावरी के नाम से। तो यहां पर एक पर्वत पड़ता है त्र्यंबक पर्वत, या हम जिसे त्र्यंबकेश्वर कहते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है नासिक महाराष्ट्र से। और बंगाल की खाड़ी में ये नदी डेल्टा बनाते हुए क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल है। तो महाराष्ट्र में ही इस नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई? जायकवाड़ी परियोजना का उद्घाटन किया गया। किसकी मदद से? जापान की मदद से। ठीक है, इसके उत्तर में एक नदी बहती है तापी, और तापी के उत्तर में बहती है नर्मदा। तो इस नर्मदा नदी पर जो परियोजना है वो है सरदार सरोवर बांध परियोजना। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर है? ये है आपकी नर्मदा नदी पर। और जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो यहां पर ये आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी हैं। और ये नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होते हुए बहती है। और इसी नदी को लेकर के इन दोनों राज्यों में विवाद रहता है, जिसे हम लोग कावेरी जल विवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो कावेरी जल विवाद जो है वो दो नदियों के मध्य में होता है। कौन कौन सी? दो राज्यों के मध्य में है, एक तो आपका कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो डी हो जाएगा, क्योंकि गोदावरी नदी पर आपकी जायकवाड़ी परियोजना है जो महाराष्ट्र में संचालित की जा रही है। और किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? तो जापान के सहयोग से। गंगा पर टिहरी नामक बांध बना हुआ है आपके उत्तराखंड में, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इन दोनों के बीच में एक नदी और बहती है, कृष्णा नदी। और इस कृष्णा नदी पर आपका एक बांध बनाया गया है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं?
नागार्जुन सागर बांध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। दी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी। देखिए एक चीज याद रखना दोस्तों, अभी कन्याकुमारी का क्या है, नाम चेंज कर दिया गया है और इसका वर्तमान में जो नाम है वो केप कमोरिन है। और ये केप कमोरिन प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो जानते होंगे प्रायद्वीप हम किसे कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया किसे कहते हैं, कि भारत का वो भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है उसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये आपका अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ आपका हिंद महासागर है। तो तीन तरफ से जल से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपसे पूछा है, ये कहां पर स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, या मकर रेखा के दक्षिण में, या भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो इनमें से किसके उत्तर में है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कर्क रेखा जो है वो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि 8 राज्यों को पास होती है। और कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री के नॉर्थ लैटिट्यूड को। ठीक, तो इसके तो दक्षिण में है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में क्या है, उत्तर में। दूसरा दे रखा है भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो भूमध्य रेखा भारत के नीचे से होते हुए जाती है, इसके साउथ से होते हुए जाती है 0 डिग्री की लाइन। तो इसका क्या पूछा है कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो दक्षिण में भी नहीं है, तो ये पॉइंट भी हमारा गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब बचा आपका मकर रेखा के दक्षिण में। तो मकर रेखा जो है वो आपकी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के लैटिट्यूड को कहते हैं। तो इसके दक्षिण में पूछा गया है आपसे, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बचा वो क्या बचा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो भूमध्य रेखा का उत्तर क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये नॉर्थ पॉइंट हो गया इक्वेटर लाइन का। तो यहां पर पूछा गया है कि ये जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो दक्षिणी बिंदु आपका यहां पर बनेगा प्रायद्वीपीय भारत का। इसी को हम क्या कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं, केप कमोरिन कहते हैं। लेकिन ये केवल भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट है आपका अंडमान निकोबार में। ठीक है, इसके बाद में अगर पूछे कि भाई भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है या भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो और पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा कि इक्वेटर लाइन के नॉर्थ में आपका क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं कि दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों ने नीलगिरी पहाड़ी का नाम सुना होगा कि जैसे ये हमारा भारत है और भारत के दक्षिण में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं। देखिए मैं कुछ सिंबल बना दे रहा हूं यहां पर। ये आपकी नीलगिरी पहाड़ी है, ये आपकी अन्नामलाई पहाड़ी है, सबसे साउथ में आपकी कार्डमम पहाड़ी है, और तमिलनाडु में एक पालनी पहाड़ी है। मैं इन सबके नाम लिखता जाता हूं यहां पर। ये पालनी हिल, पालनी पहाड़ी, ये आपकी कार्डमम पहाड़ी, ये आपकी अन्नामलाई, और ये है आपकी नीलगिरी।
देखो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये है आपकी दोदा बेटा, और अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी, और अनायमुड़ी ही पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में ये जो कार्डमम पहाड़ी है ये भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, भारत की दक्षिणी पर्वत श्रेणी। वो है आपकी कार्डमम, जिसे हिंदी में हम लोग इलायची पर्वत भी कहते हैं। अब यहां पर पूछा गया है कि कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए यहां पर एक पास बनाया गया है, उस दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा, और ये पालघाट दर्रा जो है वो अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में है, और ये जो है ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि पालघाट दर्रा जो है वो नीलगिरी के दक्षिण में केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण दर्रा है। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन में तेजी से वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? देखिए यहां पर पूछा गया आपका शुगर केन का क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन को लेकर के। तो गन्ने का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है ये किया जाता है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और गन्ने की सर्वाधिक मिल जो है ये है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यूपी सबसे ज्यादा शुगर केन को प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है, और शुगर केन से रिलेटेड जितनी भी मिलें हैं वो सब कहां पे हैं? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है, और उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया? ऑप्शन आपके 4 स्टेटमेंट हैं। पहला दे रखा है गन्ने का प्रति एकड़ अधिक क्षेत्रफल, गन्ने में अधिक सुक्रोज सामग्री, कम श्रम लागत और लंबी पेराई अवधि। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो बिल्कुल सही हैं? देखिए गन्ने का प्रति एकड़ अधिक क्षेत्रफल आपका दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, तो ये सही है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक मिलती है, ये भी सही है। श्रम लागत चाहे वो दक्षिण भारत में हो चाहे उत्तरी भारत में हो, श्रम लागत आपकी सब जगह सेम रहती है, बस थोड़ा बहुत अंतर आता है, तो ये नहीं होगा इसमें। बाकी लंबी पेराई अवधि, लॉन्गर क्रूसिंग पीरियड, तो ये भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें वो 1, 2 और 4 हो जाएगा, 3 इसमें क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महाद्वीप में है? तो इरिट्रिया जो है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। कौन से महाद्वीप में आता है ये? अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और ये देश की जो अवस्थिति है या इसकी भौगोलिक अवस्थिति आपसे पूछी जाए कि इरिट्रिया की भौगोलिक अवस्थिति क्या है और ये किस देश से अलग होकर आजाद हुआ था, तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति है लाल सागर के समीप स्थित है। ये रेड सी जो है आपका वहां पर स्थित है, और 1993 में ही ये इथोपिया से आजाद हुआ था। इथोपिया से अलग होके क्या बना था? नया कंट्री बना था। और उसके बाद में 182वें सदस्य के रूप में इसने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र में या संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अफ्रीका हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें और ध्यान रखना कि कौन कौन से देश के साथ में सीमा बनाता है, ये भी आप एक बार मेंशन कर लेना।
अगला सवाल है कि गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है, गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट, कहां पर है? जूनागढ़ गुजरात में, दीफू असम में, कोहिमा नागालैंड में, या गंगटोक सिक्किम में? तो देखो, हमारे यहाँ क्या किया जाता है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, जब हमें जैव विविधता का संरक्षण करना होता है तो जैव विविधता का संरक्षण हम दो तरीके से करते हैं, जिसमें एक होता है आपका स्वस्थानीय संरक्षण, और एक होता है आपका वही स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण को भी बोला जाता है इन सीटू कंजर्वेशन, और वही स्थानीय को बोला जाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जीव जंतुओं को या वनस्पति को उन्हीं के प्राकृतिक आवास में जब संरक्षित किया जाता है तो उसे हम स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। और वही स्थानीय संरक्षण का मीन्स होता है कि जब जीव जंतुओं के लिए एक कृत्रिम वातावरण वैसा का वैसा ही तैयार किया जाएगा, उसे हम वही स्थानीय कहते हैं। तो स्वस्थानीय के अंतर्गत आपके राष्ट्रीय उद्यान आ गए, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, आगार क्षेत्र, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? इन सीटू के। और एक्स सीटू में जैसे आपका चिड़ियाघर हो गया, बीज बैंक हो गए, जीन बैंक हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये एक्स सीटू संरक्षण में आते हैं ना। तो यहां पर जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो भारत में जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं वो स्वस्थानीय संरक्षण के लिए स्थापित किए जाते हैं। बाद में जब वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का या नेशनल पार्क का दर्जा देना होता है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर चेक किए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिनको नेशनल पार्क का दर्जा भी दिया गया है। तो यहाँ पर गर्म पानी अभ्यारण्य की बात की गई है, तो गर्म पानी अभ्यारण्य जो है वो असम के दीफू जिले में है, ठीक है, दीफू में है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? भौतिकी और रसायन के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में दिया जाता है, ये भी राइट है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये भी राइट है। लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, ये भी राइट है। और उपर्युक्त में से सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। तो आपका जो नोबेल पुरस्कार है ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये याद रखना। पहला क्षेत्र है आपका रसायन के क्षेत्र में, दूसरा है भौतिकी के क्षेत्र में, तीसरा चिकित्सा के क्षेत्र में, और चौथा है आपका अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, पांचवा है आपका शांति, और छठवां है आपका साहित्य। तो कितने पॉइंट हो गए आपके? 6 क्षेत्रों में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल कि प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो देखो, प्लासी के युद्ध को समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा कि प्लासी का जो युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ। तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 को, और प्लासी का युद्ध 2 लोगों के मध्य हुआ था, एक बंगाल के नवाब और दूसरा कंपनी के मध्य। तो बंगाल का उस समय नवाब था दोस्तों सिराजुद्दौला, और कंपनी की तरफ से जो गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ था, और सिराजुद्दौला का सेनापति था एक मीर जाफर, और मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ जाके मिल गया था। तो इसने क्या किया था, नवाब को धोखा दे दिया, और अंत में रॉबर्ट क्लाइव की क्या हुई, इसमें विजय हुई। उसके बाद में इन्होंने क्या किया था, मीर जाफर को नवाब बनाया था।
तो बंगाल के नवाबों का अगर कुछ क्रम याद रखना है आपको तो इस तरीके से रख सकते हैं कि मुर्शीद कुली खां से शुरुआत कर सकते हैं। तो मुर्शीद कुली खां पहले नवाब थे यहाँ के, जिन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। फिर अली वर्दी खां आते हैं, अली वर्दी खां के बाद में सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर जाफर के बाद में मीर कासिम को बनाया जाता है, और मीर कासिम के बाद में फिर से कुछ समय के लिए मीर जाफर को नवाब नियुक्त किया जाता है, और अंत में नजमुद्दौला के साथ में, नजमुद्दौला जो बहुत ही कम आयु का बच्चा था उसके साथ में इन्होंने एक संधि की थी। तो ये संधि किसके साथ में हुई? नजमुद्दौला के साथ, जिसे हम लोग इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। और मीर कासिम के साथ में 1764 ईस्वी में कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था, जो बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बक्सर का युद्ध पूछे तो 1764 में हुआ था, और बक्सर के युद्ध में 3 लोग शामिल थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। जब ये युद्ध हार गए तो इसके परिणाम स्वरूप एक संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, जो कि 2 बार में हुई थी, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो प्लासी के युद्ध को लेकर के पूछा गया है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 1757 ईस्वी में, अगर डेट पूछी जाए तो 23 जून को हुआ था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है कि पोरस का क्षेत्र जिसने सिकंदर का कड़ा प्रतिरोध किया था किन नदियों के बीच स्थित है? तो देखो, जब भारत में मकदूनियाई शासक या बैक्ट्रियाई शासक सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो सबसे पहले उत्तर भारत में इसको रोकने का प्रयास किया था राजा पोरस ने। तो जिस जगह पर राजा पोरस का शासन था वो किन 2 नदियों के बीच में आता था? तो मैं कुछ नदियां यहां पर बना दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी सिंधु नदी है, इंडस रिवर जिसे हम लोग कहते हैं, ये सतलज नदी है। सतलज की एक सहायक है व्यास, उसके बाद में रावी, चेनाब और झेलम। तो पोरस का जो साम्राज्य था वो इन नदियों में से कौन 2 नदियों के बीच में था? एक चीज और याद रखना दोस्तों कि नदियों के बीच के क्षेत्र को, यानी कि 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे हम लोग दोआब के नाम से जानते हैं। तो दोआब से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सतलज और ब्यास के मध्य में ये जो दोआब है इसे हम लोग बिष्ट दोआब कहते हैं, और ब्यास और रावी के बीच में जो है इसको हम लोग बारी दोआब कहते हैं। रावी और चेनाब के बीच में रचना दोआब कहलाता है, और झेलम और चिनाब के बीच में जो दोआब आता है इसे हम लोग चज दोआब कहते हैं। और सिंधु, झेलम और चिनाब के मध्य में जो दोआब आता है दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं सिंधु सागर दोआब। इनमें से 2 दोआब आपके इंडिया में आते हैं, बाकी 3 पाकिस्तान में आते हैं, क्योंकि पंजाब के मैदान का सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो पाकिस्तान में है, फिर भारत में है। तो झेलम और चुनाव के बीच में ही राजा पोरस का साम्राज्य आता था, और यहीं पर इसने क्या किया था? सिकंदर के साथ में युद्ध किया था। बाद में ये युद्ध हार गए थे और सिकंदर इस युद्ध में जीत गया था। तो कौन कौन सी नदी हो जाएंगी आपकी? झेलम हो गई और एक चिनाब हो गई। तो जहां पर झेलम और चिनाब होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल, अकबर के अधीन मीर बख्शी, देखिए मीर बख्शी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक उपाधि है, किसकी देखभाल करता था? ऑप्शन ए सैन्य मामलों की, राज्य के खजाने की, शाही घराने की, या भू राजस्व प्रणाली की, या भूमि राजस्व प्रणाली की। तो मीर बख्शी का जो पद होता था वो डिफेंस से संबंधित यानी कि मिलिट्री अफेयर से संबंधित कार्य करता था। यानी कि सैन्य मामले जो हैं वो किससे संबंधित हो जाएंगे? मीर बख्शी से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कई बार मैंने पिछले साल के बहुत सारे पेपर्स को एनालिसिस किया कि आपसे पूछ लेगा बताइए कौन सा सल्तनत कालीन अधिकारी किस विभाग से संबंधित था, या मुगल कालीन अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो डिपार्टमेंट होते हैं, गुप्त कालीन, मौर्य कालीन। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल पूछने को आ जाते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि त्रिपिटक पवित्र पुस्तकें हैं, तो त्रिपिटक क्या है? तो देखिए त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक शब्द है जिसमें 3 पुस्तकों को शामिल किया जाता है।
या बौद्ध साहित्य से संबंधित एक पुस्तक है, जिसे हम लोग इसके समूह को किस नाम से जानते हैं? त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। और इस त्रिपिटक में क्या क्या आती हैं? एक पुस्तक है आपकी सुत्त पिटक, एक पुस्तक है आपकी विनय पिटक, और तीसरी पुस्तक है आपकी अभिधम्म पिटक। तो इन तीनों पुस्तकों को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या कहलाएंगी? आपकी त्रिपिटक। तो त्रिपिटक बौद्ध साहित्य से संबंधित है, और हमारा जो बौद्ध साहित्य था ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में लिखा गया था। और अगर जैन साहित्य की बात की जाए कि जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया, तो जैन साहित्य आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और उसके बाद में एक आता है आपका रासो साहित्य। रासो साहित्य जो है वो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। और अपभ्रंश को भी अगर शैली की बात की जाए तो इसमें दो शैलियां काम करती हैं, एक डिंगल शैली और एक पिंगल शैली। डिंगल शैली में वीर साहित्य लिखा गया, वीर काव्य लिखा गया, और पिंगल शैली में आपका श्रृंगार लिखा गया। डिंगल में अपभ्रंश और राजस्थानी के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? हम लोग डिंगल शैली कहते हैं। और अपभ्रंश के साथ जब ब्रज भाषा का मेल होता है उसे हम पिंगल शैली कहते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या होगा? इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल, बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो देखिए, त्रिशूल शब्द जो है ये किसका प्रतिनिधित्व नहीं करता? देखिए, त्रिशूल बौद्ध धर्म से संबंधित एक भी उसमें नहीं है, तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो ये सी आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि इनके निर्वाण से संबंधित एक अलग पद चिन्ह होते हैं, और गृह त्याग से संबंधित हो गया, ठीक है, ज्ञान से संबंधित हो गया। तो इनके बहुत सारे प्रतीक चिन्ह हैं, वो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध की कौन सी घटना से संबंधित है, ठीक है। तो प्रतिनिधित्व नहीं करता है किसका? बुद्ध का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। तो विकास व्यय का मतलब होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जब भी सरकार हमारी राजस्व की बात करती है तो राजस्व में हम दो चीजें देखते हैं, एक आय और एक व्यय। जब आय व्यय से अधिक हो इसको हम लोग राजस्व लाभ कहते हैं, और जब आय से अधिक व्यय हो जाता है इसे हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है। तो विकास व्यय में किसको शामिल नहीं किया जाता है? रक्षा व्यय को, आर्थिक सेवाओं पर व्यय को, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय को, या राज्यों को अनुदान यानी कि राज्यों को जो ग्रांट दिया जाता है स्टेट्स को, किसको शामिल नहीं किया जाता? तो एक चीज ध्यान रखना कि विकास व्यय में डिफेंस एक्सपेंडिचर को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी तीनों को किसमें शामिल किया जाता है? यानी कि विकास से संबंधित, डेवलपमेंट से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं, जितनी भी स्कीम सरकार लॉन्च करती है, चाहे वो सब्सिडी ही क्यों ना हो, वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आती हैं। अगला सवाल कि पिछले एक दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया है? तो देखिए, हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। इनमें से सबसे ज्यादा एफडीआई लाने वाला कौन सा सेक्टर है? तो आंख बंद करके कोई भी बच्चा इसका आंसर बता सकता है कि सर्विस सेक्टर का योगदान हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा है, इसलिए सर्विस सेक्टर जो है इसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या लेके आता है? ये इंडिया में सबसे ज्यादा लेके आता है। तो सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये तीनों सेक्टर देख लेने कि किसका योगदान इकोनॉमी में या जीडीपी में सबसे ज्यादा, कितनी पॉपुलेशन इसमें लगी हुई है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो एनटीपीसी के लिहाज से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और बचा है हमारा कि आईसीआईसीआई एक नाम है। तो देखिए, आईसीआईसीआई क्या है? रासायनिक उद्योग है, एक ब्यूरो है, एक निगम है, एक वित्तीय संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ये एक बैंक का नाम है, ठीक है। और जितनी भी बैंक आती हैं वो आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
यानी कि वित्तीय संस्थान में आती हैं। तो ये क्या है, एक वित्तीय संस्थान है। कोई भी बैंक का नाम आपसे पूछ ले, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, वित्तीय संस्थान के अंतर्गत आएंगे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से लगातार आप इस सीरीज को देखते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी लोगों तक भी इसको पहुंचाइए, ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिले। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।